yet another video on logical reasoning segment for COET 2023. This is set 2 and we'll be discussing, as you know, must do questions or some sample sure questions जो आपसे पूछे जा सकते हैं. चलो, let's start with the first question. It's a question from the topic direction sense. काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है LR की अगर मैं बात करूँ. चलो, let's start. Let's see what is written here. Akshay started moving to the right hand side while facing the sunset. Alright, तो अगर ये सनसेट को फेस कर रहा है, दैट मीन्स सनसेट के टाइम पे सन वेस्ट में, और ये इसे फेस कर रहा है, और ये किस तरफ मूव करता है? राइट हैंड साइड पे. ही मूव्ड 25 मीटर्स. ओके, सो अगर ये इस तरीके से फेस कर रहा था, अब ये राइट मूव कर गया, so you would be going 25. Now, he took a left turn and moved another 20 meters. Okay. Taking a left turn, moving 20 meters. After that, he took a right turn again and moved 25 meters. तो कुछ ऐसा बनेगा ये, है ना. हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. तो मुझे जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा निकालना पड़ता है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए मैं इसे एक ट्रायंगल में फॉर्म कर सकता हूँ. अगर मैं ऐसे करूँ तो इससे मैं एक्सटेंड कर दूंगा. तो दिस इज़ 25, द डाउनवर्ड ऑल्सो बिकम्स 25 एंड दिस वी हैव एज 20 मीटर्स. सो इसे मैं अगर यहाँ पे ऐसे बनाऊँ, दिस इज समथिंग लाइक दिस, wherein this is 20, this is in total 50 meters, and this is what we are looking out for. So this is the hypotenuse of a right angle triangle. This is 50 square plus 20 square. ये कितना बन गया? रूट अंडर 2500 प्लस 400, रूट अंडर 2900 meters, or which is option number D, which is 53.85 meters. That is your answer. Alright, moving on to question number 2. चलो देखते हैं. डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन 2 and 3. वी हैव नंबर सीरीज क्वेश्चन. लेट्स सी क्या कोई कनेक्शन दिख रहा है क्या मुझे. इफ यू लुक एट द नंबर्स 4, 16, 36, 64, 100, सिंपली लुकिंग एट दीज नंबर्स आपको ये समझ में आ जाएगा ये स्क्वायर्स है. तो अगर ये स्क्वायर्स हैं, आप देखो ये किसके किसके स्क्वायर हैं. दिस इज 2 स्क्वायर, दिस इज 4 स्क्वायर, दिस इज 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 10 स्क्वायर. स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2. So next square would be of 12. So that is 144, which is our answer as option number A. A pretty simple question on squares, right? आप अगर वीडियो देखा है आपने, प्लेलिस्ट अभी डाली हुई है, आप देख लो नंबर सीरीज करके, wherein we have discussed how to tackle question on number series based on the graph. Just by looking at the question, you can form certain analysis and begin with the question. ये कहीं ना कहीं simpler end पे. Okay, moving on. What is again a number series question? Let's see. I'm just writing down the numbers 1, 2, 3, 5 and 8, 13 and 21. Then we have a blank. क्या कर सकते हैं अपने? Let's see. Okay. This upon clear analysis, we can say this is a Fibonacci series. और ये Fibonacci series क्या है? Fibonacci series are series wherein आप 2 टर्म्स को ऐड करते हो, फिर तीसरा टर्म बनता है, फिर आप 2 टर्म को ऐड करते हो, फिर नेक्स्ट टर्म बनेगा, फिर से आप इन दोनों को ऐड करोगे, नेक्स्ट टर्म बनेगा, इन दोनों को ऐड करोगे, ये नेक्स्ट टर्म बनेगा. दिस इज हाउ यू बिगिन विथ Fibonacci सीरीज. तो अगर मैं इन्हें देखूँ, 1 + 2 वी हैव 3, 3 + 2 वी हैव 5, 5 + 3 वी हैव 8, 8 + 5 we have 13, 13 + 8 is 21, and 21 + 13 is 34, which is there in option number C. अच्छा, बहुत बारी आपसे ट्रिबोनाकी भी पूछा जा सकता है. What is a Fibonacci series? Yes, going by the name, as the name suggests,
3 एलिमेंट्स एट अ टाइम। तो अगर मैं इस सीरीज को ट्रिबोनाकी सीरीज में कन्वर्ट करूँ तो इट वुड बी समथिंग लाइक 1 2 3, बिकॉज वी नीड 3 एलिमेंट्स। अब इनको ऐड कर दो, 3 + 2 + 1 इट इज़ 6। नाउ 6 3 9 + 2 11। नेक्स्ट 11 + 6 is 17 + 3 is 20। 20 + 11 is 31 + 3 is 37, और इस तरीके से ये कंटिन्यू होगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं 3 एलिमेंट्स को ऐड कर रहा हूँ। ऐड करने पे इसकी वैल्यू आ गई 6। फिर 6 में मैं ऐड करूँगा 3 + 2, फिर 11 आएगी, फिर मैं इन तीनों को ऐड करूँगा इस तरीके से। So be very careful with these type of things. I hope this question is clear to all of you. Alright, moving forward, next one. In a certain code, again it's a question on coding, decoding. चलो देखते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आपने इस तरीके से लिख लेना है, जैसलमेर is coded as 119, दिस इज आई। फिर से है 11345 ओके। यार अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नंबर कोड्स की, लेटर कोड्स की, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, इफ़ यू स्टार्ट राइटिंग द अल्फ़ाबेट्स, तो ए के लिए कोड बन जाता है 1, जेड के लिए कितना कोड है 26, राइट। जैसे बी के लिए कोड अगर मैं बोलूँ तो दैट इज़ 2, यू ऑल नो दिस, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब ये कोड्स याद करने के कुछ तरीके हैं। अगर आपको कोड्स ना भी याद आ रहा हो, सबसे बेस्ट तरीका है कि एग्ज़ाम में, जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले किसी भी एग्ज़ाम में, आपको हमेशा एक रफ शीट मिलता है, छोटे से कॉर्नर पे आप सारे अल्फ़ाबेट्स और उनके कोड्स लिख डालो। ये तब जब आपको ये याद नहीं हो रहा है। आइडली यू शुड बी मेमोराइजिंग दीज थिंग्स, बट अगर याद नहीं भी हो पा रहा है, आप ये लिख के रख लो, आपके क्वेश्चंस तो इससे बन जाएंगे फॉर श्योर। चलो देखते हैं। यार देखो, ए के लिए कोड 1 होता है और ए के लिए कोड 1 है, यहाँ पे ए के लिए कोड 1 होता है, यहाँ पे भी 1 है। ई के लिए कोड 5 होता है, देखो यहाँ पे भी 5 है। ओके, प्रॉब्लम कहाँ पे, देखो आई के लिए कोड होता है 9, इट इज़ 9। जे के लिए कोड होता है 10, बट यहाँ पे क्या गिवन है 1। ओके, एस के लिए कोड होता है QRST, सो इट इज़ 19, बट यहाँ पे कोड कितना है, यहाँ पे कोड है 1। ओके, नेक्स्ट इज एल। एल के लिए कोड है 12, लेकिन यहाँ पे कुछ और है। चलो अब देखते हैं। एम के लिए कोड होता है 13, बट यहाँ पे कुछ और है। आर के लिए कोड होता है 18, लेकिन यहाँ पे क्या है, चलो अब देखते हैं। अगर मैं इनको ऐड कर दूँ, सिंगल डिजिट्स है ना, तो इनको ऐड कर दो। दिस इज़ 1, दिस इज़ अगेन 1 0 and 1, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 9। अब आप एक बार अगर देखोगे, जे के लिए कोड 1 है, एस के लिए भी कोड 1 है, एल के लिए 3 है, एम के लिए 4 है और आर के लिए 9 है। तो अब मुझे ये समझ में आ गया कि अगर किसी भी लेटर का कोड 2 डिजिट का है तो मुझे वहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स कर लेना है, राइट। स्टार्टिंग विथ एसेंट, द वर्ड दैट वी हैव एसेंचुएशन, ऑलराइट, ऑल्सो वी हैव ऑप्शन। और अब मुझे कोड भी पता है, तो मैं जल्दी से मार्क करने की से कोशिश करूँगा। देखो ये 133 तो बन गए, अब 133 सारे में। एन के लिए कोड होता है 14, 14 का मतलब है 1 + 4 विच इज़ 5। अब देखो 5 जहाँ पे भी नहीं है उसे कैंसिल आउट कर दो, तो ये एलिमिनेट कैन हो गया। ओ के लिए कोड होता है 15, 15 के लिए बन जाएगा ये 6, तो 6 जहाँ पे भी नहीं उसे एलिमिनेट कर दो। आई के लिए कोड होता है 9, तो इट शुड बी 965, ये 865 है, इसे एलिमिनेट कर दो। दीज टू आर एलिमिनेटेड। नाउ टी के लिए कोड होता है 20, 20 का मतलब है 2, देखो यहाँ पे 2 है। डिफरेंसेस कहाँ पे आ रहे हैं, अगर मैं ई के लिए कोड बात करूँ तो ये भी 5 होगा। एन के लिए कोड 5 है, लेकिन एन के लिए कोड यहाँ पे 4 दिख रहा है, इसे कैंसिल कर दो, ये आपके लिए करेक्ट आंसर बन गया। अगर आपको पूरा सॉल्व करना तो आप कर लो। टी के लिए कोड है 20, तो 2, यू के लिए कोड है 21, तो 3, आई के लिए कोड है, ए के लिए कोड है 1, सो 231 2965 13355। और एक दो चीज़ें हैं जो मुझे हेल्प करती हैं कोड्स को याद करने में, दैट इज़ इजोटी। इजोटी को आप ऐसे याद कर सकते हो, 5
10, 15, 20 and 25. Multiples of 5 and the word is ijoti. Chalo, moving forward. Next, what do we have? In a certain code language, elephant is coded as this. What will be the code for cockroach? चलो देखते हैं. Let's start by writing elephant, PHANT. Then we have UOB, IQFMF. ओके, अगर मैं E+1 करूँ तो मैं U तक तो नहीं पहुँच रहा हूँ, T+ में कुछ भी करूँ F तक तो नहीं पहुँच पा रहा हूँ. बट कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है E और F क्लोज बाई है, T और U क्लोज बाई है. इट इज़ द नेक्स्ट एलिमेंट. अब ये जंबल करके +1 हो रहा है. E+1 इज F, T+1 इज U. क्या ये कोड सिमिलरली फॉलो हो रहे हैं? देख लो. L+1 M, N+1 O, +1 +1 +1 +1. सो इट्स अ कोड ऑफ +1 और इस तरीके से क्रॉस करके. अब मुझे जब कोड समझ में आ गया है तो मैं डायरेक्टली अब इसे स्टार्ट करूंगा फॉर कॉकरोच. ओके, नाउ वी हैव द लास्ट एलिमेंट वुड बी D+1. सो O के लिए आ जाएगा +1, MNOP, सो दिस शुड बी P. एंड फिर से C के लिए कोड क्या बन जाएगा? C के लिए बन जाएगा D. सो DPD कहाँ पे है? DPD सिर्फ यहाँ पे है. तो ये मेरे लिए करेक्ट आंसर बन गया विदाउट इवन सॉल्विंग इट कम्प्लीटली. यही तो है बेनिफिट ना, अगर आपके पास ऑप्शंस गिवन है. वंस you invest some time to find the code, once you have the code that is +1 in cross manner, आपको बस इस कोड को दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई करना है और ऑप्शन से एलिमिनेट कर देना है बाकी के ऑप्शन को. ऑलराइट, चलो मूविंग फॉरवर्ड. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू वी हैव हियर? Okay, it's a question based on cubes. A cube is colored black on all faces. It is then cut into 64 smaller cubes of equal size. Let's start by drawing this cube first quickly. Okay. क्योंकि एक बार अगर आपने ये ड्रॉ कर लिया ना, फिर इसके क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. फिर इसके क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएंगे. चलो देखते हैं. अगर आप इस पर कट लगाओगे, 64 है, इसका मतलब है आपको 3 कट्स लगाने पड़ेंगे सो दैट यू गेट 4 पीसेज ऑन ईच साइड. अब इस कट को इलोंगेट करना ज़रूरी है बिकॉज दैट इज़ हाउ 1 कट वुड बी. अगर आप एक कट की बात करो वो कुछ ऐसा ही दिखेगा ना. सोच के देखो, अगर आप इसको कट करोगे, थिंक ऑफ इट एज पनीर का टुकड़ा. नाउ इफ यू आर कटिंग दिस, आप यहाँ से इस तरीके से इसे कट करोगे. 1 कट, 2 कट एंड 3 कट. नाउ हैविंग डन दैट, इस क्यूब को कंप्लीट करने की कोशिश करो. चलो, लेट्स ड्रॉ अगेन 3 लाइन्स. 1 line, 2 line and the third cut. ऑल्सो यू नो कि आपको इसे एलोंगेट करना पड़ेगा, तो आप इसे एलोंगेट कर दो इस तरीके से. ऑल राइट, नाउ अगेन पुट 3 cuts here. 1 cut, 2 cuts and the third cut. Okay, just extend this. All right, now we have this set ready. अब आप देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या किया जा रहा है. इस पूरे पार्ट को पेंट कर दिया जा रहा है विथ ब्लैक कलर. Okay, if I start with, let's say, black color here. This is painted in black. All right, now what do we have here? It is then cut into 64 pieces. क्या मुझे 64 pieces दिख रहे हैं? एक बारी काउंट करके देख लो.
इट इज़ डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी लेयर्स, 1 2 3 4 लेयर्स। आप देखो सारे लेयर्स में कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 अगर यहाँ पे है, 16 भी नीचे है, 16 नीचे है, 16 नीचे है, सो इन टोटल वी हैव 64 स्मॉलर क्यूब्स। हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव टू ब्लैक ऑपोजिट फेसेस? ऑपोजिट फेसेस क्यूब्स के ब्लैक होने चाहिए। ऐसा एक भी क्यूब दिखेगा क्या आपको जिसके ऑपोजिट फेसेस ब्लैक हो? कोई भी, लेट्स से इफ आई स्टार्ट विद दिस, क्या इनमें से किसी का भी ऑपोजिट फेस ब्लैक है? नहीं है। इनमें से भी सिर्फ देखो ये वाला फेस और ये वाला फेस पेंटेड है, बाकी तो पेंटेड भी नहीं है। अगर मैं कॉर्नर वाले की बात करूँ, देयर आर जस्ट 3 फेसेस पेंटेड, और किसी भी अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो ओनली 2 फेसेस पेंटेड। अगर मैं यहाँ पे रहूँ इन एलिमेंट्स में ओनली 1 फेस आर पेंटेड। जो अंदर है इसके वो तो पेंटेड नहीं है ना। You would be getting few cubes which are not painted on either of those faces. तो how many cubes will have two black opposite faces? एक भी नहीं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट फिट हियर। नाउ हाउ मेनी क्यूब्स आर कलर्ड ऑन 3 फेसेस? चलो मैं इस डायग्राम को यहाँ से निकाल लेता हूँ। हाउ मेनी क्यूब्स आर कलर्ड ऑन 3 फेसेस? 3 फेसेस का मतलब है आप सिर्फ कॉर्नर वाले एलिमेंट्स को पिक कर लो। इसके 8 कॉर्नर्स होते हैं, सो ईच कॉर्नर यू गेट 1, सो इन टोटल इट इज़ 8 क्यूब्स। अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स वाला लेक्चर आप देख लो, आपको इस पे पूरी क्लैरिटी आ जाएगी इस टॉपिक पे। इस पे एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपसे नहीं बनेगा। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स आर देयर? 64। ये तो पता नहीं क्यों पूछ रहा है। ऑल राइट, नाउ हाउ मेनी क्यूब्स आर कलर्ड ऑन ओनली 1 फेस? देखो देयर कैन बी अ क्वेश्चन, दिस पर्टिकुलर वन आई फील कि अगर ये ट्रिकी पार्ट, देखो ये तो सिंपल लग रहा है, बट अगर इसमें ट्रिकी पार्ट ऐड हो जाता है तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो सकता है, यस विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन ऑल्सो, कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे 64 स्मॉलर क्यूब्स दिख रहे हैं एंड एज अ होल दिस इज ऑल्सो अ क्यूब, सो इन टोटल विल गेट 65 क्यूब्स अगर ये जॉइंटली प्लेस्ड है तो। अगेन इट्स अ ट्रिकी वन, तो यहाँ पे तो ये पूछ भी नहीं रहा है, इट्स अ सिंपल वन, दैट इज ऑप्शन ए। अगर वो क्वेश्चन बनेगा तो उसका आंसर 65 बन जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। आई फील दैट इज क्लियर। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वी हैव हाउ मेनी क्यूब्स आर कलर्ड ऑन ओनली 1 फेस? कलर्ड ऑन ओनली 1 फेस, तो देखो क्या मैं इन एलिमेंट्स को पिक कर सकता हूँ, इन क्यूब्स को पिक कर सकता हूँ, ये वाले सिर्फ एक साइड्स पेंटेड है, तो ईच फेस आई एम गेटिंग 4. How many faces? 6. 6 into 4 we get 24 such cubes. Option A is the correct fit. How many cubes are not colored on any of the faces? Not colored का मतलब क्या है? देखो अगर मैं इस टॉप लेयर की बात करूं, यहाँ पे तो पेंट हो रहा है ना यार, ये तो टॉप पे पेंट हो रहा है, तो इस वाले क्यूब्स की मैं तो बात ही नहीं कर सकता हूँ, दैट इज़ नॉट कलर्ड, तो इस वाले लेयर को हटा दो। अब आप ऐसा समझो कि ये लेयर आपके लिए नहीं है। सिमिलरली ये डाउन वाला लेयर भी नहीं है आपके ऑप्शन में, मतलब ये लेयर तो बिल्कुल नहीं है और ये डाउन वाला लेयर भी नहीं है, तो आपके पास कितने लेयर्स बच रहे हैं? आप अगर देखोगे आपके पास 2 लेयर्स बचेंगे, वो ये दोनों, और इनमें सेंटर वाले जो क्यूब्स होंगे जो किसी से कनेक्टेड नहीं है आउटवर्ड, वो सारे क्यूब्स होंगे, तो ईच लेयर यू आर गेटिंग 4, इन टोटल इट बिकम्स 8 क्यूब्स। और इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, दैट इज n-2 होल क्यूब, हियर n is 4, 4 minus 2 whole cube, that is 2 cube, which is again 8. So either of the ways you can solve this. I would suggest you go by the logical method of it. अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है एक बार आप वीडियो चेक कर लो जहाँ पे हमने इसको डिस्कस करा है इन डेप्थ। ऑल राइट,
नेक्स्ट, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिलॉग्स और सिलॉलिज्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी इजी भी है. ओके, लेट्स स्टार्ट बाय ड्राइंग द डायग्राम. ऑल स्टार्स आर ब्राइट. All stars are bright. Then we have some moons are bright. So it would be something like this. This is one of the representations of the given two statements that we have. Now, what are the conclusions? Some brights are moon. Some brights are moon. Can we see a connecting part? क्या ये कनेक्टिंग पार्ट कभी भी ऐसे आउटवर्ड जा सकता है? नहीं. तो ये हमेशा ट्रू होगा. दिस इज नोन एज DT और डेफिनेटली ट्रू. ओके, सम ब्राइट्स आर स्टार. सम ऑफ द ब्राइट आर स्टार्स. Definitely true. So both the conclusions are definitely true. If both conclusion 1 and 2 follow, we would be marking option C, and that is how you mark these type of questions. All right. Again, syllogism video is also there in the channel, and the playlist is logical reasoning. You can always check if you have any questions regarding this. All right. Next, no pant is a shirt. Let's say this is a pant. No pant is a shirt. Then we have no shirt is a kurta. Alright, let's see what do we have. If you look at this statement, that this conclusion, no kurta is a shirt. No shirt is a kurta. No shirt is a kurta. So no kurta is a shirt. This is definitely true. Now, next one is some of these shirts are not pants. Always there will be some part of shirt which will not be equal to pant. Always. So this is again definitely true. That is, some A are not B. We have 4 representations to this, and one of the representation is wherein we draw it like this: A, this is let's say B, and we say something in A is not equivalent or not overlapping with B, and this will always be true for this statement. Alright, so both of them, so if both conclusion 1 and 2 seems to follow, you would be marking option C. Moving forward. Some pens are pencils. Some pens are pencils. Then we have no pencil is a fan. Next. Some pencil is a fan. Some pencil is a fan. See, no pencil is a fan. A pencil and a fan cannot be overlapping. So this is definitely false. Okay, some pencils are not fans. Yes, always some part of pencils will not be equal to fan. Always. This is definitely true. So option A, which is only conclusion 1, seems to follow. You'll be marking it and moving forward. Next, some books are magazines. Some of these books are magazines. And some of these magazines are thesaurus. Okay, let's see what do we have here. Some books are thesaurus. Do you see that some books are thesaurus? Yes, they can overlap. Can overlap. Are they overlapping? No. That means we cannot say this 100% surely. So we'll say this as can't say, which is can't say तब बोला जाता है जब ये कहीं एक जगह पे ट्रू है और किसी एक जगह पे एटलीस्ट ये फॉल्स हो रहा है.
जैसे यहाँ पे देखो ये फॉल्स दिख रहा है, कहीं एक जगह पे ये ट्रू भी हो सकता है, इसीलिए मैं कांट से बोला। मैं श्योर नहीं हूँ कि ये एक्चुअल में क्या होगा। हाँ, अल्टीमेटली अगर कांट से आपका आंसर आ रहा है तो वो फॉलो नहीं करता है ना। सम थियोसॉरस आर नॉट मैगजीन्स। यार थियोसॉरस पूरा का पूरा इसके अंदर जा सकता है, simple case of some A or B. But for some A or not B, there has to be some part of Thesaurus which is not overlapping with B. Or let's say in this case, as it is happening. But ये जा भी सकता है, तो again it's a case of can't say wherein we can get across and a tick, across and a tick, and ultimately none of them follows. So none follows means option D, which is neither conclusion 1 nor conclusion 2 seems to follow. All right, next one, we have a question from the topic data sufficiency. And data sufficiency can include question from LR as well as QA. All right, let's see what do we have here. The average age of the three people in the car is 30. If is any one of them above 40 years? तो देखो अगर एवरेज है 3% का, P1 P2 एंड देन देयर इज अ ड्राइवर, अगर मैं इनको ऐड करूं डिवाइड बाई 3 करूं, दिस इज इक्वल टू 30. सो P1 प्लस P2 प्लस द ड्राइवर इज इक्वल टू 90 ईयर्स. अब मुझे स्टेटमेंट्स को यूज़ करना है वन बाई वन एंड इसे आंसर करने की कोशिश करनी है. अगर मैं स्टेटमेंट 1 के डेटा को यूज़ करूं तो मेरे पास क्या रिजल्टेंट बन के आ रहा है? द ड्राइवर इज एज्ड एज 31. अब P1 प्लस P2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है फॉर इट टू बी इक्वल टू 90 ईयर्स. बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है. तो क्या इस एक स्टेटमेंट से आंसर हो पा रहा है आपका? नहीं हो रहा है ना, तो आप इसे क्रॉस कर दोगे. नाउ कैन यू सॉल्व दिस यूजिंग स्टेटमेंट नंबर 2? All three are past their teens. Past their teens means all are above 18. क्लियर? क्या इससे आंसर हो रहा है? इससे भी आंसर नहीं हो रहा है. हाँ, अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते हो, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव. वी हैव द डेटा एज P1 प्लस P2 शुड बी इक्वल टू 90 माइनस 31, और 90 माइनस 31 कितना बन जाता है? सो वी हैव P1 प्लस P2 इक्वल टू 59. ऑल्सो P1 और P2 दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए. तो अगर मैं इज एनी वन ऑफ देम अबव 40, अबव 40 के लिए मैं सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू ले लेता हूँ 41. तो अगर मैं इसे 41 रखता हूँ, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ P2? सो P2 would be, let's say, 59 minus 41, which is 18 years. तो P2 की वैल्यू 18 है, अबव 18 होनी चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है. विच मीन्स वी आर एबल टू से दिस, इज एनी वन अबव 40? नो. तो मैं ये आंसर तो कर पा रहा हूँ ना कि नो वन अमंग देम इज अबव 40. ये मैं आंसर कब कर पा रहा हूँ? जब मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ. क्लियर है? तो कौन सा मैं मार्क करूँगा? The question can be answered by using both the statements together, but cannot be answered using either one alone. Option C seems to be the correct fit. I feel this is clear to all of you. Moving forward to the next question. What is the value of the prime number? What are prime numbers? Prime numbers are the numbers having only two factors. One is neither prime nor composite, and the first prime number is 2. The only even prime number is 2. The first odd prime number is 3. अब इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर्स हैं ना, सारे ऑड हैं. जितने भी आप प्राइम नंबर देख रहे हो सारे ऑड हैं, एंड जनरली दे आर इन द फॉर्म ऑफ 6n प्लस माइनस 1. अब ये डेटा बस ऐसे ही मैं बता दे रहा हूँ सो दैट आप दूसरे क्वेश्चन में आपको हेल्प बन जाए. ओके. The number is not divisible by any other prime number. Obviously, if it is a prime number, it should not be divisible by any other prime number. तो इससे आंसर तो नहीं बन पा रहा, इसे क्रॉस कर दो. Next, when 6 is added to the number, the resultant is divisible by 2. Okay, अगर मैं यहाँ पे 6 ऐड करूँ, क्या बन जाएगा ये? 9. क्या 9 डिविजिबल है 2 से? ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज
Any number that is divisible by 2 is a even number and 6 is a even value. तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी की बात करता हूँ. देखो 6 इज अ इवन वैल्यू. इवन के साथ अगर आप कोई भी ऑड नंबर ऐड करोगे या इवन के साथ अगर आप कोई भी ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे, आपका रिजल्टेंट हमेशा ऑड आएगा. तो ऑड आने की वजह से वो कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होगा. अब जितने भी नंबर्स की मैं बात करूँ स्टार्टिंग फ्रॉम 3, द प्राइम नंबर्स, दे आर ऑल ऑड, और इसके साथ आप ऐड कर रहे हो 6, आपके लिए रिजल्टेंट हमेशा क्या आएगा? ऑड. तो ऑड कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होगा. आपके लिए कौन सा एकमात्र सिर्फ वन एंड ओनली वैल्यू दैट यू आर लेफ्ट आउट विथ इज 2, विच इज अ इवन वैल्यू. सो अगेन अनदर प्रॉपर्टी, इवन के साथ अगर आप इवन ऐड करते हो तो ये इवन बनता है. सो 6 प्लस 2 इज 8. 8 इज डिविजिबल बाई 2 ऑब्वियसली. सो व्हाट इज द प्राइम नंबर? द प्राइम नंबर इज 2 डेफिनेटली. और ये आप तब सॉल्व कर पा रहे हो जब आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 2 मिलता है. 1 का कोई काम ही नहीं है. So if the question can be answered by using one of the statements alone but cannot be answered by using the other statement alone, option A is the correct fit here. Chalo, moving forward to the next question. Let's see what do we have here. It's a question on logical diagrams. Again, you can go to the channel and check its video, the masterclass on logical diagrams as well as Venn diagrams, to have a better understanding of this particular topic. Okay, we have also tackled few questions on data sufficiency. You can have a look. All right. Station, pen and bat. यहाँ पे मुझे GK यूज करना पड़ता है, जनरल नॉलेज, to identify the actual relation between these elements. Okay, a pen is always a stationary, a bat is never a stationary. तो अगर मैं इस वाले डायग्राम पे जाऊँ, यहाँ पे मैं पेन रख दूंगा. दिस आउटर सर्कल इज स्टेशनरी एंड दिस इज बैट. दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन. बाकी और कहीं पे भी रिप्रेजेंटेशन नहीं बनेगा. नेक्स्ट, व्हीकल, कार एंड स्कूटर. एवरी कार इज अ व्हीकल, एवरी स्कूटर इज अ व्हीकल एंड नो स्कूटर इज अ कार. So if you look closely, this is car, this is scooter, no scooter is a car, and this is vehicle. Option C is the correct fit. सोच के देख लो. All cars are vehicles, all scooters are vehicles, no cars are scooter. Eatables, vegetables and brinjals. All the brinjals are vegetables and all the vegetables are eatables. So brinjal, vegetables and eatables. Option A is the correct fit. All B are V and all V are E. Graduate, writer and teacher. A writer can be a teacher as well as a graduate, or a writer cannot be a teacher or even a graduate. Same goes for a graduate person. Someone who is graduated may not be a writer, may not be a teacher. A teacher sometimes may not be graduate and may not be a writer. So this is the best case using graduate, writer and teacher. Option D is the best fit. Uttar Pradesh, Rajasthan are the two states of India, are part of India, and Uttar Pradesh is not equivalent to Rajasthan. So these two should be separated. Uttar Pradesh, Rajasthan and India. Option C is the correct fit. आई होप आप लोग फॉलो कर पा रहे हो आराम से. ऑलराइट. नेक्स्ट, डॉक्टर, राइटर एंड कुक. सेम लॉजिक. ऐसा भी हो सकता है यार कि एक इंसान ना हो तीनों और एक इंसान तीनों के तीनों हो सकते हैं. तो देयर हैज़ टू बी सम कनेक्शन, देयर हैज़ टू बी नो कनेक्शन, समथिंग लाइक दैट. ऑप्शन डी इज द करेक्ट फिट. नेक्स्ट, अ क्वेश्चन ऑन कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन. लेट्स सी व्हाट डू वी हैव हियर. ये कुछ कोड्स गिवन है यहाँ पे कि अगर ऐसा लिखा हुआ है A+B, जिसका मतलब है पहला पर्सन इज द ब्रदर ऑफ द सेकेंड वन. A-B मीन्स A इज द सिस्टर ऑफ B. A into B मीन्स A इज द मदर ऑफ B. A division B मीन्स A इज द फादर ऑफ B. विच ऑफ दीज इक्वेशन शोज X इज द ग्रैंड फादर ऑफ Y. मतलब X ग्रैंड फादर है Y का. तो ऐसा जनरेशन बनना चाहिए. और X के लिए जेंडर क्या होना चाहिए? मेल. ओके, पहले वाले इक्वेशन में देखो क्या लिखा रहा है.
x into z means x is the mother, x is the mother, तो ये गलत हो गया यहीं पे। y प्लस x मीन्स y इज द ब्रदर, यार y को ग्रैंड सन होना है, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट लास्ट वाले पे आ जाओ, x प्लस वाई, x इज द ब्रदर ऑफ y, ये भी गलत हो गया। तो नेचुरली यू कैन मार्क ऑप्शन सी। और अब ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं। x डिवीजन z, x इज द फादर ऑफ z, z is the father of y and y is the brother of w। यहाँ से परफेक्ट रिलेशन बन रहा है दैट x is the grandfather of y। और ऐसे हमने मार्क कर लिया था इसे पहले ही विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन एलिमिनेशन। अगेन अ ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, टिपिकल टाइप 1। अगर इसमें भी डाउट है, आपको पता है चैनल पे वीडियो पड़ी, आप देख लो एक बार। चलो, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अभिषेक सेड शी इज द मदर ऑफ द वाइफ ऑफ माई ब्रदर्स फादर, हाउ इज अभिषेक रिलेटेड टू द लेडी इन द फोटोग्राफ। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा रेयर एंड से या लास्ट पार्ट से शुरू करना चाहिए। माई ब्रदर्स फादर, माई किसके लिए यूज हो रहा है, अभिषेक के लिए। माई ब्रदर्स फादर इज अभिषेक्स फादर, yes or no? Next, wife of Abhishek's father is Abhishek's mother. Next, the mother of Abhishek's mother is Abhishek's maternal grandmother. Who is this lady? She is Abhishek's maternal grandmother. How is Abhishek related to the lady? Abhishek is the grandson. Option C. How is the lady related to Abhishek? She is the maternal grandmother. लेकिन यहाँ पे पूछा अभिषेक का क्या रिलेशन है अपनी नानी से। मैटरनल ग्रैंडमदर का मतलब है नानी, सो अभिषेक इज द ग्रैंडसन। आई फील दिस इज क्लियर। और ऐसे क्वेश्चन पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू अ पेंटिंग, पॉइंटिंग टू अ पर्सन, ये हमेशा रियर एंड से या लास्ट पार्ट से स्टार्ट होता है और आपको इस क्वेश्चन को हमेशा छोटे छोटे स्निपेट्स में ब्रेक कर लेना है और क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, लेट्स सी, लेट्स डू दिस टुगेदर। एक आखिरी क्वेश्चन है डायरेक्शन सेंस का। ओके, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव हियर। अभिषेक लेफ्ट हिज हाउस फेसिंग ऑपोजिट टू द सन इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब है सन इज इन द ईस्ट। फेसिंग ऑपोजिट मतलब भाई साहब ऐसे जा रहा था। कितना जा रहा है, 50 मीटर्स। ही मूव्ड 50 मीटर्स, टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉकड अनदर 40। Okay, took a right turn. From here, if it takes a right and move 20 meters, this is 20 meters. Now took a right turn again, and after moving 25, he stopped. So let's say this is 25, he stopped here. Which direction is he facing? North. Clear है? Alright, so this was set 2. We have already uploaded set 1 as well. Do have a look at these. Also, you can check certain videos on logical reasoning onto our playlist. Alright, take care, bye bye, all the best. Thank you everyone.